प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्त्री की स्थिति पर विचार करेंगे। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्त्री को किस प्रकार चित्रित किया है या स्त्री के अधिकार के लिए किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक यानी पुरुष वर्ग की प्रधानता, यानी पिता ही परिवार का मुखिया होता है, न कि माता। इस पितृसत्तात्मक समाज में धर्म, वर्ग, जाति और वर्ण के आधार पर स्त्री को दोयम दर्जे का प्राणी माना जाता रहा है। इसलिए स्त्री असमानता का मूल स्रोत समाज ही है। भारतीय स्त्री के संदर्भ में यह बात प्रचलित है कि वह अपने भावों, विचारों, आकांक्षाओं व तर्कों से नहीं सोचती। पुरुष प्रधान समाज में परवरिश होने के कारण स्त्री हर क्षेत्र में पुरुष के पीछे ही चलती रहती है। स्त्री अपनी इच्छा, चाह और अधिकारों के प्रति सजग होने के बावजूद भी समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाकर अस्तित्वहीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, अबला हाय, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यानी नारी को अबला बनाकर ही दिखाया जाता रहा है या अबला का रूप में ही उसको वर्णित किया जाता रहा है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया, समाज में स्त्री के पक्षकार भी पनपे, यानी स्त्री को अधिकार दिलाने के लिए भी लोगों ने अपनी बातें रखी, जिसमें जयशंकर प्रसाद का भी नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जा सकता है। इन्होंने अपनी नाट्यकृति ध्रुव स्वामिनी का जो विषय है उसमें स्त्री पुरुष के असंतुलित संबंधों की स्थिति को व्याख्यायित किया है। यह प्रकटतः स्त्री के भौतिक व्यक्तित्व की एक वस्तुपरक तुलना है। अपने समय के अन्य लोगों की भांति प्रसाद भी शायद यही मानते थे कि प्रकृति ने पुरुष को सत्ता और अधिकार दिया है और स्त्री को कोमल व दुर्बल बनाया है। किंतु वर्तमान समय में यह मिथक टूट रहा है। आज स्त्रियां विभिन्न क्षेत्रों में तथा खेलों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफल है और देश को उन्नति की ओर ले जा रही है, जिससे यह ज्ञात होता है कि स्त्री को शारीरिक दक्षता में पुरुष से कमतर आंकना न्याय संगत नहीं है। स्त्री की शारीरिक संरचना पुरुष से भिन्न है, किंतु हीन नहीं। वर्तमान समय में स्त्री मुक्ति के लिए सत्ता के वैचारिक विचारधारा को
बदलना आवश्यक है, अपितु सत्ता के वर्चस्व को हथियाना नहीं। इस युग में पुरुष और स्त्री के संबंध में पारदर्शिता आई है, किंतु आज भी स्त्री को केवल देह के रूप में देखा जाता है, जैसा कि रीतिकाल में देखा गया है। कविदेव कहते हैं, कौन गने पुरवन नगर, नारी एकै रीति, देखत हरे विवेक को, चित्त हरे कर प्रीति। यानी नारी को भोग की वस्तु दिखाया गया है या बताया गया है। जैसे एक अन्य कवि कहते हैं, पुरुष रूप है अवतर्यो, तीन वस्तु को जोग, द्रव्य उपार्जन हरि भजन और कामनी संग भोग। तो इस पद्य से स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री को भोग की वस्तु माना गया है। किंतु आज भी स्त्री को केवल देह के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही समाज ने माना है कि पुरुष सर्वशक्तिमान है। मानव जीवन की गहन जटिलताओं को प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में चित्रित किया है। इसमें उन्होंने इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण किया है, यानी इतिहास और कल्पना को यहाँ ऐसा सुंदर गठजोड़ बनाया गया है या ऐसी सुंदरता से गुथा गया है कि कल्पना को आप पहचान ही नहीं सकते कि यहाँ नाटककार ने कल्पना का हाथ थामा है या दामन थामा है। ध्रुव स्वामिनी में जिन ऐतिहासिक पात्रों को प्रसाद ने लिया है वे जीवंत चरित्र हैं जो जीवन के महान सत्य को उजागर करते हैं। ध्रुव स्वामिनी के सभी पात्रों का चित्रांकन सशक्त है। ध्रुव स्वामिनी ने प्रसाद ने 3 प्रधान पात्रों के माध्यम से संघर्ष की भूमिका को प्रस्तुत किया है। साथ ही कुछ गौण पात्रों को भी लिया है। इसमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सकराज, कोमा, मंदाकिनी का चरित्र चित्रण बहुत प्रभावशाली है। ध्रुव स्वामिनी का सशक्त, आकर्षक और विलक्षण व्यक्तित्व मन मस्तिष्क पर छा जाता है। इस तरह चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सशक्त नाटक है। प्रसाद का आशय ऐतिहासिक कथाओं के जरिए वर्तमान समस्याओं से रूबरू कराना है। यानी प्रसाद जी ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं का उसमें संपुट देकर उन समस्याओं का वो समाधान भी दर्शाते थे। इस नाटक में प्रसाद का मूल उद्देश्य नारी स्वातंत्र्य की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करना है, यानी नारी स्वतंत्रता का मुखर अंदाज में अभिव्यक्ति देना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु ऐतिहासिक है, परंतु उसके मूल में समस्या का समाधान प्रमुख तत्व है। किंतु यह समस्या नाटक नहीं है, यानी समस्या नाटक नहीं है। समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्राचीन काल से परंपरा के नाम पर समाज ने स्त्री को रूढ़िवादी मानसिकता में जकड़ रखा है। समाज में परंपरा का निर्वहन करने वाली स्त्री को श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात जो स्त्री पति को परमेश्वर माने और उसकी अवज्ञा ना करे। समाज में स्त्री को केवल वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिससे स्त्री का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्त्री जीवित प्राणी है, लेकिन समाज में स्त्री के लिए यही प्रतिमान है कि वह उपभोग की वस्तु है। ध्रुव स्वामिनी की स्त्री पात्र की स्थिति लगभग ऐसी ही है। उसे उपहार की वस्तु के रूप में देकर पिता ने अपनी जान बचाई। राजा ने अपने नपुंसक पुत्र को यानी समुद्रगुप्त ने अपने नपुंसक पुत्र रामगुप्त को ध्रुव स्वामिनी को सौंप दिया और जहां उसका विवाह नपुंसक से हो गया। यानी रामगुप्त कायर है, क्लीब है, डरपोक है, उससे उसका विवाह करा दिया जाता है। युद्ध से बचने के लिए पति रामगुप्त ने उसे सकराज के पास भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ध्रुव स्वामिनी जब तक सब ओर से जकड़ी हुई थी, इन तमाम प्रतिकूल स्थितियों को सहती रही, कभी सर झुकाकर, कभी प्रतिकार के साथ, लेकिन अनुकूल स्थिति आते ही उसमें साहस का संचार होता है और वह अपने को पुनर्परिभाषित करने की मांग करती है। ध्रुव स्वामिनी की अंतिम पंक्तियाँ हैं, आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। यानी यह कथन ध्रुव स्वामिनी स्वयं कहती है कि आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इस नाटक में स्त्री के जीवन गाथा के विभिन्न पक्षों को उजागर किया गया है। इस नाटक की कथा वस्तु स्त्री की यथास्थिति से पुनर्परिभाषा तक की कहानी को बयां करती है। प्रसाद ने सभ्यता के मानचित्र पर स्त्री जीवन की अनेक विसंगतियों को प्रस्तुत किया है, अर्थात वे पुरुष की उपभोगी प्रवृत्ति को सहन नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पुरुष सत्ता को स्वाभाविक मानते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक सिर्फ भावों के धरातल पर ही घटित नहीं होता, अब तो उसका रंगमंच इतिहास एक समृद्धि का दौर है। इसमें शास्त्र, प्रथाएं, समाज का वर्चस्व और राज्य सत्ता आदि सभी व्यवस्थाएं हैं जो मानव जीवन का केंद्र व आवश्यकताएं हैं। इस व्यवस्था में स्त्री का अस्तित्व क्या है, उस पर परंपरावादी रूढ़ियों का वर्चस्व किस प्रकार से है, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी का कथानक जो बुना है वह इतिहास और काल्पनिकता के सम्मिश्रण को समेटे हुए है। दूसरी ओर अंतर्द्वंद और बाहरी संघर्ष के माध्यम से व्यक्तिगत मानवीय विशिष्टताओं की व्याख्या भी की गई है। दरअसल ध्रुव स्वामिनी में स्त्री और पुरुष पात्रों में कुछ इतिहास से संबंधित लगते हैं तो कुछ कल्पना मात्र लगते हैं। प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी में स्त्री जीवन के ऐतिहासिक और सामाजिक पक्षों को दर्शाया गया है, अर्थात उन्हें यह सिद्ध करना है कि स्त्री मुक्ति सिर्फ एक आधुनिक अवधारणा नहीं है। ध्रुव स्वामिनी में स्त्री संघर्ष के साक्ष्य हैं जो समकालीन
माने जाने वाले प्रश्नों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देते हैं। नाटककार के अनुसार सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र निरीह कोमल लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए। यानी प्रसाद जी समकालीन वातावरण में जो स्त्री की स्थिति थी उसको वो इतिहास में भी देखकर खोज करके ध्रुव स्वामी के चरित्र से उसकी पुष्टि करते हैं। ध्रुव स्वामी में प्रेम के अलग अलग पक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें कई तरह का प्रेम और अनेक प्रेमी हैं। प्रेम का कोई एक स्वरूप नहीं है। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त का प्रेम गुप्त है, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलती हैं। युद्ध के पश्चात यह प्रेम विधिवत विवाह में बदल जाता है। सकराज और कोमा का प्रेम असफल है, जिसका अंत सकराज की मृत्यु से होता है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि इस विद्रोह के स्वरूप को और निखारने के लिए इसके तुलनात्मक विरोध को कोमा के सकराज के प्रति आदर्शवादी स्नेह भाव को प्रस्तुत किया गया है। सकराज सिर्फ कोमा को प्रेम नहीं करती, बल्कि उसे ध्रुव स्वामी भी चाहिए। यानी सकराज है वो कोमा से प्रेम तो करता ही है, परंतु उसे ध्रुव स्वामी जैसी सुंदर नारी भी अपने हरम में चाहिए थी। इस नाटक में स्त्री पुरुष संबंध में प्रेम, पुनर्विवाह, कामुकता आदि जैसे पहलुओं को बारीकी के साथ उद्घाटित किया गया है। इस नाटक में दिखाया गया है कि ध्रुव स्वामी जिस पुरुष से प्रेम करती है उससे विवाह नहीं कर पाती है, और जिससे उसका विवाह होता है यानी रामगुप्त से, उससे वे प्रेम नहीं करती है। जाहिर है केवल विवाह ही स्त्री पुरुष के संबंध का एकमात्र रूप नहीं है, यद्यपि विवाह उसका सर्वोत्तम परिपाक माना जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति में विवाह की अपनी विशेषता है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त तब तक अपना हृदय नहीं खोलता जब तक ध्रुव स्वामी स्वतंत्र नहीं हो जाती। ध्रुव स्वामी भी विवाह संस्कार की मर्यादा का पालन करती है। विवाह और प्रेम की विडंबना देखना हो तो कोमा की त्रासदी पर गौर करना होगा। ध्रुव स्वामी अपने पति के मृत्यु पर मुक्त होती है, यानी रामगुप्त का जब वध हो जाता है तब वह उससे मुक्त हो जाती है, किंतु कोमा को सकराज जैसे व्यक्ति के लिए अपना जीवन विसर्जित करना पड़ता है जो उसके हृदय से उतर चुका था। यानी एक तरफ तो ध्रुव स्वामी है जो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, परंतु विवाह होता है रामगुप्त से। दूसरी तरफ कोमा है जो सकराज की पत्नी है। वो सकराज को काफ़ी समझाती है कि ध्रुव स्वामी के प्रति ललायत मत हो, तुम अपनी जगह पर अच्छे हो, अपने राज को संभालो, परंतु वह नहीं मानता और उसे अपने प्राणों का दान देकर ही छुटकारा मिलता है, यानी प्राण दंड उसे मिलता है और सकराज मारा जाता है। पुरुषों की प्रभुता और प्रेम में फंसकर स्त्रियों की हमेशा निराशा, उत्पीड़न और उपेक्षा ही मिलती है। इस नाटक में पुरुषसत्तात्मक समाज के शोषण के प्रति नारी का विद्रोह
सुनाई पड़ता है। वैसे प्रताड़ित स्त्री की अवस्था का चित्रण इस नाटक में मुख्य है, परंतु नारी स्वतंत्रता के भाव से परिपूर्ण आधुनिक चेतना के कारण ही इसमें पहली बार ध्रुव स्वामिनी प्रतिक्रिया करती है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को स्पष्ट रूप से कह देती है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यानी जब सकराज को संधि के तहत ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त जब सौंपता है तो ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से स्पष्ट रूप से कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझ लिया है और उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। यानी स्त्री को पशु के समान समझ लेते हैं और जब चाहे जिसको उसका दामन थमा देते हैं। परंतु ध्रुव स्वामिनी प्रतिवाद करती है और वो कहती है कि यह मेरे साथ नहीं चल सकता, यानी ऐसा मैं कभी सहन नहीं करूँगी। कोमा ध्रुव स्वामिनी से कहती है, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्री को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य तुम्हारे भी जीवन में। वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का सब चाहिए। यानी यहाँ जब सकराज का वध हो जाता है तो सकराज की पत्नी कोमा ध्रुव स्वामिनी से अपने पति का मृत शरीर लेने आती है। ध्रुव स्वामिनी से शव लेकर वह मृतदेव के साथ चली जाती है, किंतु रास्ते में रामगुप्त के सैनिक उसकी हत्या कर देते हैं। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी से बेहतर प्रेम करना और उसके लिए त्याग करना शायद ही अन्य कोई पात्र कर सकता था। प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी प्रेम के अंतर संघर्ष और विवाह की मर्यादा इन दोनों पार्टों के बीच पिसती रहती है। इसके विपरीत कोमा का प्रेम उसकी आंखों के सामने कोमलाने लगता है। वह अपने प्रेमी की वास्तविकता से अनभिज्ञ है, या कह सकते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी एक खास छवि हमारे हृदय में होती है, जो सभी अच्छाई बुराई को दरकिनार कर देती है। किंतु कभी यह छवि टूट जाने पर भी कुछ लोग प्रेम पात्र के साथ बंधे रहना चाहते हैं, लेकिन कोमा के व्यक्तित्व को प्रेम ने पूर्ण किया है, उसे दास नहीं बनाया है। इसलिए वह सकराज के प्रेम को ठुकरा देती है और वह कहती है, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प में दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। यानी जब वो ध्रुव स्वामिनी को लेकर रामगुप्त पर चढ़ाई करने को उत्सुक होता है तो उसी समय कोमा सकराज से कहती है कि मैं तुम्हारी उस दृढ़ता की प्रशंसक थी, परंतु इस कायर रूप की, इस स्त्रैण स्वभाव की, पर स्त्री गमन की मैं सहायक नहीं हूँ, या मैं उसकी प्रशंसक नहीं हूँ।
लेकिन प्रेम की विडंबना ही यही है कि प्रेम संबंधों में दुराव आने के बावजूद उसकी एक धुंधली रोशनी जीवन में बनी रहती है। प्रेम में समर्पण और त्याग होता है। कौमा का प्रेम भी सकराज के प्रति समर्पण और त्याग है, इसलिए सकराज के तिरस्कार के बाद भी इसकी मृत्यु होने पर कौमा सब मांगने ध्रुव स्वामी के पास पहुंच जाती है। रामगुप्त का जो चरित्र है उसके प्रति ध्रुव स्वामी कहती है, रामगुप्त को ध्रुव स्वामी से प्रेम नहीं है, बल्कि वह उसके प्रति स्वामित्व का भाव रखती है। विवाह के बाद एक बार भी उसने ध्रुव स्वामी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। ध्रुव स्वामी जानती है कि रामगुप्त को विलासनियों के साथ मदिरा में उन्मत्तता के आनंद से अवकाश कहाँ है। यानी रामगुप्त की स्थिति ऐसी थी जैसी कि जहांगीर की थी। जहांगीर के संदर्भ में कहा जाता है कि एक बोतल शराब हो, शेर भर कबाब हो, फिर नूरजहां की सल्तनत खैर हो या खराब हो। यानी उसे तो एक बोतल शराब और कबाब से ही मतलब था। इसी प्रकार रामगुप्त का भी जीवन विलासी जीवन था। रामगुप्त उसे अपनी विवाहिता मानकर उस पर अपना पूर्ण अधिकार रखता है। वह ध्रुव स्वामी से कहता है, तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो। अर्थात समाज में ऐसे अधिकतर पुरुष हैं जो स्त्री को मात्र वस्तु समझते हैं। रामगुप्त के जैसे ही सकराज को भी स्त्री केवल उपभोग व मनोरंजन की वस्तु लगती है। कौमा पूछती है, तो क्या आप दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? यानी आपकी दुश्चिंताओं में, आपके दुख में कोई मेरा भाग नहीं है? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? गौर करने की बात यह है कि स्त्री का हरण या अपहरण सामाजिक मान अपमान का पैमाना बन गया है। यदि युद्ध होते हैं तो स्वयं को बचाने के लिए पुरुष परिवार की स्त्रियों को भेंट स्वरूप दे देते थे या स्त्रियों का हरण कर लिया जाता था। ऐसा ही प्रसंग मुझे याद आ रहा है आदिकाल के संदर्भ में। आदिकाल के संदर्भ में यही स्थिति थी कि जहाँ जो स्त्री सुंदर दिखती थी वहाँ जाकर राजा या सामंत घेरा डाल देते थे। जी घर देखी बिटिया सुंदर, तेई घर जाए धरे हथियार। यानी जिस घर में बेटी सुंदर दिखी वहीं जाकर हथियारों सहित धरना दे देते थे। या तो बेटी का वरण कराओ, या तो बेटी का दान दे दो, या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी स्थिति का यहाँ वर्णन हो रहा है। अर्थात स्त्री को समाज के प्रत्येक युद्ध में अपने इस अस्तित्व की आहुति देनी पड़ती है। इस प्रकार अंत में प्रसाद जी ने दिखाया है कि ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त का पुनर्लग्न, यानी जब रामगुप्त का वध हो जाता है, ध्रुव स्वामी स्वतंत्र हो जाती है, तो प्रसाद जी
पुरोहित के माध्यम से चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का पुनर्लग्न करवाते हैं। और यह प्रसाद जी की प्रगतिशीलता है, क्योंकि पौरुष के बल पर स्त्री को दासी मानने वाला रामगुप्त की मृत्यु के बाद वह अपनी इच्छा से चंद्रगुप्त का वरण करती है। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या को प्रकाश में लाना है। इस नाटक में मंदाकिनी जैसे पात्रों की सृष्टि की गई है, जो जड़ शास्त्र के खिलाफ आवाज़ उठाती है कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें। प्रसाद ने इस नाटक में स्त्री की विभिन्न समस्याओं को उठाया है, किंतु इन समस्याओं को भारतीय चिंतन और परंपरा के आधार पर ही ढूंढने का प्रयास भी किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अति प्राकृतिक त्रासद जैसी विपदाओं का भी समावेश है, जो संयोग और आकस्मिकता को महत्व देता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में आधिकारिक कथा के अंतःसूत्र प्रासंगिक कथा के साथ इस तरह जोड़े गए हैं कि वे दोनों एक हो गए। कोमा का प्रसंग ध्रुव स्वामिनी के मूल कथा सूत्र से अलग होते हुए भी उसका एक भाग बन गया है। दोनों कथाएं नारी समस्या को लेकर चलती हैं। प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से एक ओर स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर विभिन्न रूपों से दृष्टिपात किया है, तो दूसरी ओर गुप्तकालीन इतिहास में के उन धुंधले पृष्ठों को भी सामने लाने का प्रयत्न किया है, जिसके बारे में अधिकांश इतिहासकार अनभिज्ञ हैं। प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी में अयोग्य शासक की व्यवस्था पर अंकुश, राष्ट्र सम्मान की भावना, अक्षम और दोषी शासक को दंडित करने के भाव निहित हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य स्त्री मुक्ति और अस्मिता है। वर्तमान समय में स्त्री मुक्ति की जो बात कही जाती है, प्रसाद ने उसे वर्षों पहले अनुभव कर लिया था और अपने नाटक में उसकी अभिव्यक्ति भी की है। प्रसाद ने अपने इस नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया है। अतः प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी समाज में स्त्री चिंतन के विभिन्न दृष्टिकोणों को समग्रता में लिए हुए ऐतिहासिक एवं काल्पनिक कृति है। अंततः कहा जा सकता है कि स्त्री की मुक्ति तभी संभव है जब व्यवस्था में परिवर्तन हो, नई व्यवस्था में नई नैतिकता और विधि शास्त्र को लाया जाए। तभी स्त्री की मुक्ति और अस्तित्व में नया आयाम आ सकेगा। नारी मुक्ति से जुड़ा एक पहलू यह भी है कि क्या विवाह ही स्त्री के जीवन का लक्ष्य है? क्या स्त्री की नियति एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक भटकने की है? इन सभी सवालों के जवाब ध्रुव स्वामिनी ने दिया है और यह प्रतिपादित करती है कि पुरुष यदि गौरव से नष्ट और आचरण से पतित हो तो वह स्त्री के योग्य नहीं है। रामगुप्त से मुक्त होकर ध्रुव स्वामिनी अकेले जीवन यापन कर सकती है, लेकिन वह किसी से प्रेम करती है। प्रेम के लिए आज तक त्याग देने के बाद उसे आखिरकार चंद्रगुप्त का प्रेम मिल गया है। ध्रुव स्वामिनी की नाटकीय घटनाएं इतिहास के जिस काल में घटती हैं, वहाँ शायद प्रसाद के प्रश्नों ने उस व्यवस्था को हिला दिया होगा। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताएं आप के लिए स्पष्ट हो गई होंगी कि ध्रुव स्वामिनी का चरित्र निडर, साहसी, निर्भीक, बेबाक
रूप में अपनी अभिव्यक्ति को मुखर करता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।